बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 इतिहास का पहला पाठ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये यूरोप के देश हैं। देखिए, यूरोप छोटे छोटे देशों से मिलकर बना हुआ है यूरोप महाद्वीप। जैसे ब्रिटेन है, इसमें देखो गुलाबी रंग वाला, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है। ये यहाँ के छोटे छोटे से देश हैं। ठीक है। तो राष्ट्रवाद का उदय का अर्थ होता है कि किसी देश में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो इसी तरह से इस पाठ में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 में कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। ये जो छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, तो इनका एकीकरण करके एक शक्तिशाली राज्य इनको कैसे बनाया गया, वो इस पाठ में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु इसमें है, बिस्मार्क कौन था। तो इसके एकीकरण में यहाँ के जो दार्शनिक थे बच्चों, उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो बिस्मार्क जो था, ये जर्मनी का एक महान पुत्र था, बहुत बड़ा दार्शनिक था। कहाँ का? जर्मनी का। ठीक है। जिसने रक्त और लौह की नीति अपना करके पहले प्रसा का प्रधानमंत्री बना और बाद में जर्मनी के एकीकरण में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दूसरा बिंदु है, फ्रेडरिक सारियू कौन था। फ्रेडरिक सारियू बच्चों एक फ्रांसीसी कलाकार था, फ्रांस का कलाकार था। देखो, जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ठीक है। और प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जर्मनी के 2 शक्तिशाली देश बताइए। तो सबसे जो शक्तिशाली देश थे यहाँ के, प्रसा और ऑस्ट्रिया। देखो, ऑस्ट्रिया और ऑरेंज कलर से है, प्रसा या जर्मनी जो है ग्रे कलर से यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है। अच्छा, प्रसा के शासक कौन थे? प्रसा के शासक जो थे वो कहलाते थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। और ऑस्ट्रिया के शासक थे फ्रांसिस द्वितीय। अब प्रश्न आता है, विलियम प्रथम कौन था। तो प्रसा का जो सम्राट विलियम चतुर्थ था, उन्हीं का भाई जो था विलियम प्रथम भी था, उन्हीं का एक भाई, जो बाद में पहले प्रसा का फिर जर्मनी का शासक बना। अगला बिंदु है बच्चों, कार्बोनरी क्या थी या कार्बोनरी क्या है। कक्षा 9 में आपने एक शब्द पढ़ा था, कैप्टन स्विंग। जिसने क्या किया था, थ्रेसिंग मशीनों का विरोध करने के लिए, काल्पनिक नाम था ना, कोई भी पत्र लिखते थे तो उसके लास्ट में वो कैप्टन स्विंग लिख देते थे। ठीक इसी प्रकार से कार्बोनरी भी एक गोपनीय संस्था थी। इसका शाब्दिक अर्थ तो है कोयला जलाने वाले, लेकिन ये थी कहाँ की? इटली के देशभक्तों की एक गोपनीय संस्था थी, जो मेटरनिक की दमनकारी नीति से असंतुष्ट होकर के ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये समिति इटली के देशभक्तों ने, क्या कहलाती थी वो? कार्बोनरी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ में है बच्चों, मारियान और जर्मेनिया क्या है। बहुत बार पूछा जाता है ये बोर्ड में भी कि मारियान क्या है या जर्मेनिया क्या है। ये दोनों राष्ट्रीय प्रतीक हैं बच्चों। मारियान तो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है और जर्मेनिया जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है। नारी को सम्मान देने के लिए नारी छवि को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसमें चित्रित किया गया है। और इन प्रतीकों को, जैसे हम महात्मा गांधी की फ़ोटो को देखो, अशोक की लाट को हमने बहुत स्थानों पर सरकारी कागजातों में, सिक्कों में देखा है। तो इसी तरह से मारियान और जर्मेनिया को भी सार्वजनिक चौराहों में लगाया गया था, जिससे कि लोग इसको देख करके उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो। डाक टिकटों में, सिक्कों में इनको लगाया जाता था और इनको पवित्र माना जाता था, मारियान और जर्मेनिया को। अगला बिंदु है, वियना संधि क्या है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो, जब वाटरलू का युद्ध हुआ था और नेपोलियन का पतन हुआ था, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था नेपोलियन का पतन, तो उसके बाद अब समस्या आई थी कि फ्रांस की सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए। देखो, फ्रांस की सीमा कहाँ तक मानी जाए, आसपास के जो देश हैं उनके ऊपर भी दबाव न बने। तो इसलिए फ्रांस की सीमा का निर्धारण करने के लिए आसपास के सभी देशों के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनका एक सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो वहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया था फ्रांस की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। इसको ही क्या कहा जाता है? वियना संधि कहा जाता है।
अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम। अब जो ये तुमने इस पाठ में ये पढ़ रहे हो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? आपने कक्षा 9 में पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम थे, रूस की क्रांति के क्या परिणाम थे। तो सेम वही समझो, क्या हुआ था जब वो क्रांतियाँ हुई थी, राजा का जो पुरातन राजतंत्र था उसका अंत हो गया था, और जो सामंतवाद था, चर्च में जो पादरियों का दबदबा होता था, ये सब इनका अंत हो गया था और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। देखो, उससे पहले मनुष्य को कोई अधिकार नहीं थे, केवल जो राजा सामंत पादरी होते थे उनको ही अधिकार थे, सामान्य जनता को कोई अधिकार नहीं थे। उनको दासों की तरह से, नौकरों की तरह से, उनको खाने के लिए भी भरपूर भोजन नहीं मिल पाता था। तो अब जो है इसके बाद जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो मानव अधिकारों की घोषणा हुई और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा सामने आया, अर्थात अब सभी लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं, समान हैं और आपस में भाई भाई हैं, ये नारा दिया जाने लगा। ये सब किसके परिणाम स्वरूप हुआ? राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम हुआ। अब इस पाठ में जो सबसे महत्वपूर्ण दो बिंदु आते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं। एक आता है इटली का एकीकरण कैसे हुआ था और दूसरा है जर्मनी का एकीकरण। तो पहले हम सीखेंगे इटली का एकीकरण। इटली देखो बच्चों, यहाँ पे हरे रंग से दिखा रखा है। इटली जो है यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा एक देश है और इसके छोटे छोटे से राज्य थे। टस्कनी था, लुम्बार्ड था, सिसली था, ये इसके छोटे छोटे भाग थे जो राजा आपस में अपने स्वार्थ के कारण एकजुट नहीं होना चाहते थे। और यहाँ के जो देशभक्त थे, 4 देशभक्तों का बहुत बड़ा योगदान था इसको बनाने में, जो था मैथ्सनी, गैरिबाल्डी, काउर और विक्टर इमैनुअल। इन चारों के अथक प्रयास के कारण ही हमारा इटली का एकीकरण हो पाया। इटली का जो एकीकरण हुआ बच्चों, ये 4 सोपानों में हुआ। सबसे पहला है प्रथम सोपान। प्रथम सोपान में क्या हुआ, मैथ्सिनी ने सबसे बड़ा काम किया। उसने क्या किया, नेपल्स व सिसली के विद्रोह को सफल न होने देने का इसने पूरा प्रयास किया, लेकिन इसे सफलता नहीं मिल पाई पहले प्रयास में। फिर द्वितीय सोपान जो था, इसमें सबसे अधिक योगदान था गैरिबाल्डी व काउर ने। इन्होंने अथक प्रयास किया और इनको लग रहा था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन पहुंचा रहा है, रोम का पोप और ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा शत्रु था और वो ऑस्ट्रिया को पराजित करना चाहते थे। बिना ऑस्ट्रिया को पराजित किए एकीकरण संभव नहीं हुआ, नहीं हो सकता था। तो इसलिए ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। पर इसी बीच नेपोलियन आ गया और नेपोलियन के आने के कारण इनको मजबूर होकर के संधि करनी पड़ी ऑस्ट्रिया के साथ और एकीकरण का कार्य यहाँ भी पूरा नहीं हो पाया। फिर आया तृतीय सोपान। तृतीय सोपान में सबसे बड़ा योगदान था मैथ्सिनी और गैरिबाल्डी का। इन्होंने क्या किया बच्चों, सिसली और नेपल्स जो छोटे छोटे भाग थे इन पर अधिकार कर लिया और रोम और वेनेशिया के ऊपर भी आक्रमण कर दिया तृतीय सोपान में। और चतुर्थ सोपान में सबसे बड़ा हाथ है विक्टर इमैनुअल का। अब केवल रोम और वेनेशिया बचे थे। इसी बीच ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच भी युद्ध छिड़ गया, बहुत भयंकर युद्ध हो गया। इसका लाभ उठा करके विक्टर ने क्या किया, वेनेशिया और रोम को अपने साथ मिला लिया आसानी से, ठीक है। और इस प्रकार से 1870 ईस्वी में, जो 1815 ईस्वी से शुरू हुआ था, 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण का कार्य पूरा हो गया। ठीक हो गया। अब अगला जो है हमारा जर्मनी का एकीकरण। देखो, इटली की तरह से ही जर्मनी हमारा एक यूरोप का देश है। देखो, इसका एकीकरण करने में, जैसे इटली के एकीकरण में तो 4 देशभक्तों का हाथ था, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा हाथ जो था, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने कराया था। किसने कराया था? बिस्मार्क। जर्मनी एक शक्तिशाली देश था बच्चों यूरोप का, ठीक है। और ये भी अनेक हिस्सों में बटा हुआ था, बावेरिया, सैक्सनी आदि छोटे छोटे इसके राज्य थे। तो इसको जो एकीकरण हुआ था वो भी 4 अवस्थाओं में हुआ था। प्रथम अवस्था में बिस्मार्क ने क्या किया कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने से जर्मनी के राज्य जो थे ऑस्ट्रिया को मिलाकर महासंघ बनाना चाहता था ये, लेकिन ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध कर दिया, जिसके फलस्वरूप ये संभव नहीं हो पाया।
अब आई दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में बिस्मार्क ने असफलता जब उसको प्रथम अवस्था में मिली तो उसके बाद उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई और प्रसा और डेनमार्क के साथ आपस में इनका युद्ध करवा दिया। ठीक है। अब है तृतीय अवस्था। 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच भयंकर युद्ध हुआ और प्रसा जीत गया, जो जर्मनी कहलाया बाद में, और एकीकरण का कार्य लगभग इससे सरल हो गया काफ़ी। और चौथी अवस्था में 1870 ईस्वी में फ्रांस की जैसे ही पराजय हुई तो एकीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया। जब फ्रांस हार गया तो उसके आसपास के जो छोटे छोटे देश थे, बावेरिया, बेडेन आदि, ये देश तो स्वतः ही आकर के किससे मिल गए, जर्मनी से मिल गए। इस प्रकार बिस्मार्क के अथक प्रयास से 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूर्ण हो गया और इटली का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ था और जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि इस पाठ में हमने यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता की भावना कैसे विकसित हुई, कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, कैसे इटली का एकीकरण हुआ, ये हमने पढ़ा। परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों से आशा करूँगी कि आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और इसको याद भी करेंगे। थैंक यू।